गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने केवल स्पेक्ट्रम पढ़े थे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बच्चों, आज जब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। समझना जरा बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बच्चों हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, लाइन स्पेक्ट्रम हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ट्यूब ली डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें ये मेटल की प्लेट को कनेक्ट कर दिया है हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ, हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली। वैसे जिसके भी लिए भी लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो गैस ले सकते हैं। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां मैं क्या ले लूंगा, हाइड्रोजन गैस। सही है। यहां से बच्चों रेडिएशन एमिट होने वाले रेडिएशन को मैंने कलेक्ट किया और उनको कलेक्ट करने के बाद मैंने प्रिज्म से पास किया। किससे पास किया, प्रिज्म से पास किया। यहां मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, ये मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। अब बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट पे मुझे क्या नजर आएगी, लाइन। हम पढ़ के आ चुके हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि रेडिएशन एमिट होते हैं कहीं से भी, किसी सोर्स से। जब हम एक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेते हैं तो वहां से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लाइंस बनती है बहुत सारी, उसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बच्चों यहां पे जो बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन बनता है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास एक, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। देखो जरा बच्चों ध्यान से, एक लाइन ये बनती है, ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। इनके बीच में जो ये जगह है बच्चों, ये डार्क स्पेस होता है। यहां क्या बनी है, लाइन बनी है। इसी को बच्चों बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। और इन लाइंस को नाम भी दिया गया। ये जो सबसे पहली है इसको नाम दिया गया बच्चों लेमन, सेकंड वाली को बामर, थर्ड वाली को पास्चन, देन पीफन, और देन जो ये लास्ट वाली है इसको नाम दिया गया हमफ्री, हमफ्री सीरीज। ठीक है, ओके। एक मिनट रुको, एक रह गया भाई यहां पे। फोर्थ नंबर वाली को ब्रैकेट दिया जाता है नाम, फिफ्थ नंबर वाली को पीफंड नाम दिया जाता है, और ये जो लास्ट पे है बच्चों, जो लास्ट पे है इसको नाम दिया गया हमफ्री सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 लाइंस हमें मिली जब हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया। वहां से एमिट होने वाले रेडिएशन को, ये एमिटेड रेडिएशन थे, यहां से जो रेडिएशन एमिट हुए जब हमने उसको प्रिज्म से पास किया तो हमारे पास ऐसे सीरीज ऑफ लाइन बनी। उन सीरीज ऑफ लाइन को हमने नाम भी दिया लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हमफ्री। ये जो लेमन सीरीज के रेडिएशन होते हैं बच्चों, ये यूवी रीजन के अंदर आते हैं, बामर वाले विजिबल रीजन के अंदर आते हैं, और ये आईआर के अंदर आता है, ये भी आईआर के अंदर आता है, ये भी आईआर के अंदर आता है, और ये भी आईआर के अंदर आता है। अब अगर मैं इसके बारे में कहानी लिखूं तो कुछ ऐसी है बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन गैस या व्हेन एन इलेक्ट्रिक arc is passed through
हाइड्रोजन गैस प्लेस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। जब हम एक इलेक्ट्रिक आर्क इस हाई वोल्टेज जनरेटर के थ्रू पास करेंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर से, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी हुई है। कहां रखी हुई है? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो बच्चों वहां से रेडिएशन एमिट होंगे, देन रेडिएशन आर एमिटेड, वहां से रेडिएशन एमिट होंगे। और जब इन रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सीरीज ऑफ लाइन बनेगी, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। व्हेन these radiation are passed through prism, then series of line obtain, हमें क्या मिलता है? सीरीज ऑफ लाइन बनता है। दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। इसी को हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे सामने जो अलग अलग लाइन बनी है, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हमफ्री, हम हर सीरीज के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हर सीरीज की लाइन के लिए हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उनका नाम था रिट्स। रिट्स ने एक फॉर्मूला दिया, यहां जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए रिट्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था? तो बच्चों अगली बात जो है बड़े काम की बात है। रिट्स गिव्स a mathematical formula for calculation of wavelength for spectral line। स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालने के लिए रिट्स ने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया? 1/λ इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 वेवलेंथ। पहली बात तो 1 वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, तुमने पढ़ा भी होगा, वेव नंबर होता है, और वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं, ये पढ़ के आ चुके हैं हम। 1/λ या न्यू बार इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है? R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और इंटू z स्क्वायर। रिट्स ने ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, किसके लिए? ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनी हैं इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला दिया। बच्चों इस फॉर्मूला की हम डेरिवेशन भी पढ़ेंगे जब हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे। बोहर मॉडल में इस वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। अभी तो हम केवल इतना पढ़ते हैं, रिट्स ने ये फॉर्मूला दिया इन लाइंस की वेवलेंथ निकालने के लिए। अब मैं सारी बातें समझाता हूं तुम्हें कि यहां कौन सी टर्म क्या है। बच्चों यहां जानते हैं हम लैम्डा जो है वो लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। अगर मैं न्यू बार की बात करूं तो न्यू बार है बच्चों यहां वेव नंबर। बच्चों आर जो है यहां, आर एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट। और बच्चों इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 109,678 सेंटीमीटर माइनस 1। कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट को बोलते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा बच्चों अगली बात आती है, यहां z क्या है? बच्चों z है एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर, सही बात है। अच्छा n1 और n2 जो है बच्चों इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है। अब देखो एक बात तो सुनो जरा बच्चों ध्यान से, अगर हमें कभी भी वेवलेंथ निकालनी है तो मुझे r चाहिए। r की वैल्यू तो फिक्स होती है, रख देंगे यहां पे।
हमें z चाहिए, z है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसका लेना है, जो भी मैंने यहां पे गैस प्लेस की है, जैसे मैंने हाइड्रोजन प्लेस की है तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगर मैं हीलियम रखता यहां तो उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं लिथियम रखता तो कितने हो जाता बच्चों, 3 हो जाता। तो z एटॉमिक नंबर है, बड़े आराम से पुट कर देंगे। हमारे सामने समस्या है n1 और n2 की वैल्यू का। n1 और ये n2 है बच्चों, मैंने दोनों ही n1 लिखे हुए हैं, ये n1 है ये n2 है। अब सुनो, हमारे सामने समस्या है n1 और n2 की वैल्यू। n1 और n2 की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, द वैल्यू ऑफ n1, द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 determine as following। बच्चों मैं यहां लिखता हूं लाइन, यहां मैं लिखता हूं n1 की वैल्यू, यहां मैं लिखता हूं n2 की वैल्यू। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास लाइन लेमन है, अगर हमारे पास लेमन लाइन है तो बच्चों लेमन लाइन के लिए n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1। लेमन लाइन पहली लाइन होती है और इसके लिए n1 बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब बात आती है बच्चों n2 क्या होगा। n2 के बारे में तुम्हें बता दूं, n2 जो होगा, n2 हमेशा होगा n1 प्लस 1, n1 प्लस 2 अप टू इनफाइनाइट। समझ रहे हो बात को, यानी कि लेमन लाइन के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, n2 की क्या होगी, 1 से ऊपर वाली सारी वैल्यू, यानी कि n2 की वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक की बात। अगली लाइन आती है बच्चों सेकंड नंबर वाली बामर लाइन। बामर लाइन के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 2 होती है। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू 2 से ऊपर जितने भी आ गए, इसका मतलब 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक की बात। नेक्स्ट आती है बच्चों पास्चन। पास्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो n1 की वैल्यू 3 होती है, n2 की क्या होगी, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक की बात। नेक्स्ट हमारे पास पास्चन के बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट के लिए n1 4 होगा और n2 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों पी फंड आता है। पी फंड के लिए अगर मैं बात करूं तो n1 बराबर 5 होता है और ये हमारे पास क्या होगा, 6, 7, 8, 9 और अप टू आगे तक। ठीक है, यहां तक की बात। नेक्स्ट बच्चों पी फंड के बाद आता है हमारे पास हम्फ्री लाइंस आती है। हम्फ्री लाइंस के लिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो n1 की वैल्यू होती है 6, n2 की क्या वैल्यू होगी, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा अप टू इनफाइनाइट। समझ में आ रही है बात बच्चों, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग लाइंस के लिए ये हमने निकाल दी है, ये हमने तुम्हारे सामने बता दी। n1 हमेशा फिक्स होता है, n2 की वैल्यू वेरी करती है, n2 की वैल्यू n1 प्लस 1, यानी कि जो भी n1 दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ दो और आगे तक बढ़ाते जाओ, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। अब सुनो आगे की बात क्या है हमारे पास, आगे की कहानी क्या है बच्चों। अब हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, बड़े काम के रिजल्ट है। बच्चों अब हम निकालने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर स्पेक्ट्रल लाइन। जो ये स्पेक्ट्रल लाइन है इनके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ हमें पढ़नी है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, कहानी क्या है हमारे पास। हम जानते हैं एज वी नो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर और ये हमारे पास z स्क्वायर होता है।
अगर हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। अगर हम हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हम तो ये हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं तो Z की वैल्यू कितनी होगी 1 अगर होगी तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/λ r, और ये n1 का स्क्वायर और माइनस में n2 का स्क्वायर। Z की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो ही गया। अब हमें पढ़नी है अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, मैं सबसे पहले पढ़ता हूं लेमन लाइन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। अब लेमन लाइन है बच्चों, तो n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 की वैल्यू 2 से लेके इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है। अब n1 तो फिक्स है, n2 की वैल्यू बदलेगी, r भी फिक्स होता है। अब बच्चों इसका मतलब ये है, ये हमारी दो कंडीशन है, एक ये पहली कंडीशन और एक ये लास्ट वाली कंडीशन। इन दो कंडीशन पे, एक पे तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और दूसरे के ऊपर वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, कहानी क्या है। कहानी क्या ये है कि जब मैं n2 की जगह 1 रखता हूं तो मैं लैम्बडा निकालता हूं, 1/λ इज इक्वल्स टू r, और ये 1/n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर कितना, n1 तो फिक्स है 1 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या आया, 1/λ इज इक्वल्स टू r। इसको सोल्व किया तो 1/1 और 1/4 सोल्व कर लेता हूं बच्चों, ये आ गया हमारे पास 3/4। आ गया कि नहीं आ गया, तो 1/λ इज इक्वल्स टू 3/4r। अब 1/λ की वैल्यू है ये, अगर मैं लैम्बडा की निकालना चाहूं तो उल्टा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/3r। अब ध्यान से देखना, जब मैंने n2 की जगह 2 रखा तो लैम्बडा आया 4/3r। अभी मुझे ये नहीं पता ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अभी मैं इनफाइनाइट के ऊपर और निकालता हूं, जब मैंने n1 1 रखा और n2 की वैल्यू क्या रखी इनफाइनाइट। यहां क्या रखा था, n1 तो 1 है ही, n2 की वैल्यू मैंने 2 रखी थी। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 का स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो बच्चों ये आया 1/λ r। अब तुम जानते हो 1 इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये क्या बच गया बच्चों 1 बच गया। 1/λ इज इक्वल्स टू कितना r, लैम्बडा बराबर क्या आ गया 1/r। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इन दोनों कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर और इस कंडीशन के ऊपर लैम्बडा की वैल्यू निकाली। पहली वाली कंडीशन के ऊपर लैम्बडा आया हमारे पास 4/3r, ठीक है, और सेकंड वाली कंडीशन पे आया 1/r। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू मिनिमम है। अब बच्चों एक सीधी सी बात क्लियर हो गई क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n2 इज इक्वल्स टू n1 प्लस 1। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू देखो मैंने 2 रखी, और 2 का मतलब n1 प्लस 1। सबसे पहली वाली n2 की वैल्यू लेनी है अगर तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। लेमन लाइन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी वो 4/3r होगी, ठीक है, यहां तक की बात। अगर तुम्हें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, फॉर मिनिमम वेवलेंथ n2 बराबर हमेशा लेना है इनफाइनाइट। जब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेंगे तो तुम्हारे पास मिनिमम वेवलेंथ होगी। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि लेमन लाइन के लिए लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम का अगर मैं रेशो निकालूं, लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम का रेशो निकालूं किसके लिए, लेमन लाइन के लिए, तो बच्चों कितना आता है बच्चों, लैम्बडा मैक्सिमम कितना है 4/3r। लैम्बडा मिनिमम कितना है, लैम्बडा मिनिमम है बच्चों 1/r। तो बच्चों ये 1/r ले लिया मैंने, देखो r से r कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा मैक्सिमम
अपॉन लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू आ गई 4/3। ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार आईआईटी के अंदर, लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू पूछ लेते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। जैसे अभी तो मैंने निकाला केवल लेमन लाइन के लिए, हम निकाल सकते हैं बामर के लिए, हम निकाल सकते हैं पास्टन के लिए, हम निकाल सकते हैं ब्रैकेट के लिए, हम निकाल सकते हैं पीफंड के लिए। अब देखो मैं सभी के लिए निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, जितनी भी ये स्पेक्ट्रल लाइन है सभी के लिए हम निकालते हैं लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम का रेशो। मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं तुम्हें जिसमें ये सारी चीजें होगी। चलो बच्चों टेबल बनाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, यहां मैं लिख देता हूं लैम्बडा मैक्सिमम, यहां मैं लिख देता हूं लैम्बडा मिनिमम, और यहां मैं लिखता हूं लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम का रेशो। कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे से। सबसे पहली लाइन लेमन है। अब लेमन लाइन के लिए तो हम निकाल चुके हैं लैम्बडा मैक्सिमम कितना 4/3r, लैम्बडा मिनिमम कितना 1/r, लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम कितना आया बच्चों 4/3। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब सुनो जरा नेक्स्ट वाली लाइन के लिए, अब इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, अब मैं सेकंड वाली लाइन के लिए पढ़ूंगा और तुम्हें ये सारे सोल्व करने हैं जो मैं कर रहा हूं। ये नहीं है तुम्हें बस टेबल टेबल बनानी है, सभी लाइंस के लिए तुम्हें निकालना है बच्चों। चलो अब मैं निकालता हूं बामर लाइन के लिए। बामर लाइन के लिए अच्छी बात क्या है, n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 2। अगर मुझे लैम्बडा मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम लैम्बडा के लिए n2 की वैल्यू क्या लूंगा मैं 2 से 1 ज्यादा मतलब कि 3। तो बच्चों आप देखो क्या हो गया, 1/लैम्बडा मैक्सिमम बराबर क्या होएगा r 1/n1 का स्क्वायर, ये 2 है, 1/n2 का स्क्वायर ये 3 हो गया। तो 1/लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r। बच्चों देखो ये क्या हो गया 1/4 माइनस 1/9, 1/लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r, और ये क्या आया हमारे पास ये 9, ये हमारे पास 4 और डिवाइड बाय 36। मैं कह सकता हूं 1/लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 9 4 कितना बचा 5, 5r बाय 36। तो ये आ गया भाई इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या 36/5r। सही बात है। अब निकालते हैं लैम्बडा मिनिमम। अगर लैम्बडा मिनिमम निकालना है, लैम्बडा मिनिमम अगर निकालना है तो लैम्बडा मिनिमम के लिए जो n2 होगा वो कितना होगा इनफाइनाइट होगा। तो बच्चों 1/लैम्बडा मिनिमम बराबर r, और ये 1/n1 का स्क्वायर, और ये n2 इनफाइनाइट ले लिया। तो 1/लैम्बडा मिनिमम बच्चों बताना जरा कितना आया r, और अंदर बच गया 1/4 क्योंकि ये तो 0 हो गया। सही बात है ना। तो क्या आया बताना जरा 1/लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल्स टू r/4, और लैम्बडा मिनिमम हमारे पास कितना आया, लैम्बडा मिनिमम आ गया बच्चों 4/r। किसके लिए आया ये आया बामर लाइन के लिए। अब बामर लाइन के लिए मैं निकाल सकता हूं लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करूंगा। लैम्बडा मैक्सिमम कितना है बच्चों 36r/5, और ये कितना है ये है 4/r, r से r कैंसिल हो गया, 4 से काटा तो कितने पे गया 9 पे गया। इसका मतलब लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम की जो वैल्यू आई बच्चों क्या आ गई 9/5। समझ में आ रही है बात। अब मैं ये सारी वैल्यू उस टेबल के अंदर रखता हूं। बामर लाइन के लिए जो लैम्बडा मैक्सिमम आया बच्चों, लैम्बडा मैक्सिमम आया 36/5r। ठीक है, लैम्बडा मिनिमम आया 4/r। ठीक है ना यहां तक। अच्छा दोनों का रेशो कितना आया, दोनों का रेशो आया बच्चों 9/5। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ रही है ना। चलो अब इसके बाद अगली वाली लाइन लेके आते हैं हम, कौन सी पास्चन। पास्चन के लिए देखते हैं बच्चों, पास्चन के लिए क्या होगा। वैसे तुम सोल्व कर सकते हो, अपनी नोटबुक उठाओ और जल्दी से मेरे से पहले सोल्व करो इसको, मेरे साथ साथ फिर आंसर मैच करना क्या आता है क्या नहीं आता है। चलो बच्चों पास्चन लाइन ले रहे हैं हम। पास्चन लाइन के लिए एक बात फिक्स हो गई, n1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 3 होती है। अगर हमें
अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो मैं मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर निकालनी है तो n2 की वैल्यू क्या लूंगा, मैं 4 लूंगा। तो बच्चों 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम क्या आ गया, बराबर r 1 बाय n1 का स्क्वायर, n1 कितना 3 और 1 बाय n2 का स्क्वायर ये कितना 4 हो गया। 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r और ये कितना हुआ 1/9 और ये कितना हुआ 1/16। तो बच्चों कितना आ गया 1 लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r, ये 16 ये 9 और ये 144 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है यहां तक की बात। चलो 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ये r हमारा क्या बचा अंदर से 7 बच गया और डिवाइड बाय 144। बच्चों लैम्बडा मैक्सिमम कितना आया 144/7 और ये हमारे पास r। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। सेम एज इट इज बच्चों अब हम मिनिमम वेवलेंथ निकालते हैं। मिनिमम के लिए क्या लेंगे, मिनिमम के लिए जो n2 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट ले लेंगे। तो 1 लैम्बडा मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा r 1 बाय n1 का स्क्वायर, n1 फिक्स होता है कितना 3 का स्क्वायर और ये 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो बताना जरा बच्चों 1 बाय लैम्बडा मिनिमम किसके बराबर आया r और ये आ गया 1/9, ये तो 0 हो गया। तो लैम्बडा मिनिमम हमारे पास बच्चों आ गया 9/r। किसके लिए आया ये पास्चन वाली लाइन के लिए। अब मैं लिख देता हूं, देखो ये कितना आया बच्चों 144/7 और ये क्या r और ये कितना आया बच्चों 9/r। ठीक है ना यहां तक की बात। अब निकालते हैं इन दोनों का रेशो, लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम का रेशो। तो वो कितना आएगा देखो जरा बच्चों निकालते हैं 144/7 और ये हमारे पास क्या है r डिवाइड बाय लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा मिनिमम हमारे पास क्या है 9/r, r से r कैंसिल हो गया, ये काटा तो कितने पे गया 16 पे गया, तो आ गया 16/7। ठीक है यहां तक। तो मैं लिख देता हूं 16/7। बच्चों सेम एज इट इज तुम निकाल सकते हो ब्रैकेट के लिए, सेम एज इट इज तुम निकाल सकते हो पी फंड के लिए, ये वाला डाटा तुम निकाल सकते हो और इस वाले डाटा को निकाल के यहां पे फिल करना, नोटबुक के अंदर अपनी सोल्व करना है। समझ में आ रही है ना बात, किस तरह से हमने निकाला है, सारी कैलकुलेशन की है, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। चलो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ना बच्चों, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। इसी में है हमारे पास, अभी हम हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो जरा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, अब हम उनका कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से समझना बच्चों। ये हमारे पास एनर्जी लेवल है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यही हमें यहां पे पहुंचना है, मतलब ये हमारी n1 की वैल्यू है और ये हमारी n2 की वैल्यू है। कोई ट्रांजिशन हो रही है, कोई लाइन जनरेट हो रही है जिसमें n2 की वैल्यू कितनी है 4 और n1 की वैल्यू कितनी है 1। मेरे कहने का मतलब है एक रेडिएशन है जो इस लेवल से इस लेवल पे आना चाहता है। जब वो रेडिएशन यहां से यहां आएगा तो वहां हमारे पास स्पेक्ट्रम में टोटल कितनी लाइंस बनेगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक बात सुनना तुम ध्यान से, अगर n2 से वो n1 पे आएगा तो एक चांस तो ये है, ये वाली लाइन बनेगी, सीधा वो 4 से 1 के ऊपर आ सकता है। दूसरा चांस क्या है, वो 4 से 2 के ऊपर आए। ठीक है, 4 से कहां पे आए 2 के ऊपर आए और 2 से फिर कहां पे आए 1 के ऊपर आए। ठीक है ना, एक चांस ये हो गया। अच्छा एक चांस ये भी है, वो 4 से कहां पे आए 3 पे आए, 4 से कहां पे आए 3 पे आए और 3 से सीधा पहले के ऊपर आ जाए। ठीक है, लेकिन एक और चांस बनता है यहां, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया। अब बच्चों 2 से 1 ट्रांजिशन हम पहले ही देख चुके हैं, देखो ये रेड वाली जो लाइन है पहले आ चुकी है, इसका मतलब अब मैं रिपीट दोबारा नहीं करूंगा। अब एक ट्रांजिशन हुई है और ट्रांजिशन कहां से हुई है n2 4 से n1 1 तक।
ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी लाइन बनी है, देखो बच्चों, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितनी लाइन बनी है, 6 लाइंस बनी। टोटल हमारे पास 6 लाइन बनी है यहां पे। अब देखो, हम हर बार ऐसे लाइन बना के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए जिसके बेस पे हम बड़े आसानी से 1 सेकंड के अंदर ये बता दें कि टोटल वहां पे कितनी लाइंस जनरेट होगी। तो बच्चों, वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन तुम कर सकते हो बड़े आराम से कि स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी लाइन जनरेट होगी। वो कैसे निकालेंगे, n2 माइनस n1, जो भी तुम्हें n1 और n2 की वैल्यू दी हुई है, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है तुमने। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे n1 की वैल्यू कितनी थी, 4, सॉरी n2 की वैल्यू 4 है और n1 की वैल्यू कितनी है, 1। इसके लिए हम चेक करके देखते हैं, यहां 4 पुट किया, यहां 1 पुट किया, यहां 4, यहां 1 और ये प्लस 1 और डिवाइड बाय हमारे पास 2 आ गया। तो बच्चों देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आया, 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, 2 से काटा तो 2 पे गया, कितनी लाइन आई, 6 लाइन आ गई। अब तुम्हें मैं कुछ भी दूं, मैं ये कह दूं कि n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 10 या जो कुछ भी है, तुम निकाल सकते हो बड़े आराम से कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तुम बड़े आराम से वहां से टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज बस तुमने इतना ही पढ़ना है। हाइड्रोजन के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला जनरेट किया है, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, जो रिट्स ने जो फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ निकालने के लिए, बच्चों उस न्यूमेरिकल के ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन तब तक तुमने ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। जहां कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछना है, व्हाट्सएप के ऊपर जो भी डाउट आता है तुम्हारा पर्सनल, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम मैसेज करके बताओगे मुझे। ठीक है, थैंक यू।